हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। जगह जगह पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग बस ये जानने के लिए बेताब हो रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसने अकेले ही लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन को धूल चटा दी है। सिटी एसपी राजकरण वर्मा, डीजीपी शुभंकर मिश्रा समेत तमाम आला अफसर हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। मीडिया को अंदर जाने से पूर्णतया रोक लगा दी गई थी ताकि सिद्धार्थ की आइडेंटिटी रिवील होने से बचाया जा सके। ऐसा वो सिद्धार्थ को आने वाले खतरे से बचाने के लिए कर रहे थे। थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ फॉर सेविंग आवर रेपुटेशन, कहते हुए डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया था। उनके हाथ बढ़ाने के बाद सिद्धार्थ ने भी अपना हाथ आगे कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि आखिर नंबर 1 के ऊपर गोली किसने चलाई है। और इसलिए उसने डीजीपी शुभंकर मिश्रा से सवाल करते हुए कहा, गोली क्या आपके स्नाइपर ने चलाई थी सर? उसका सवाल सुनकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा एक पल को सकपका गए थे, लेकिन फिर जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, वो हमारे ही डिपार्टमेंट का स्नाइपर था। इतना कहकर डीजीपी शुभंकर मिश्रा वहां से चले गए थे। उसके बाद बारी बारी से पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसर सिद्धार्थ को थैंक यू बोल बोलकर वहां से जा रहे थे। सिद्धार्थ ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई थी, बल्कि उसके साथ में उसने राजस्थान के गवर्नर की बेटी और जगत प्रसाद माथुर के परिवार की जान बचाकर अरुणाचल प्रदेश पुलिस की इज्जत भी बचा ली थी। क्योंकि अगर प्रियांशी को या फिर जगत प्रसाद माथुर के परिवार को कुछ भी हो जाता तो पुलिस की थू थू होनी तय थी। आप ठीक हैं सिद्धार्थ जी? पुलिस के साथ आई राजकुमारी प्रियांशी ने सवाल किया। हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप आप ठीक हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। जी हुकुम, आपने मुझे कुछ होने कहाँ दिया? इतना कहकर प्रियांशी मुस्कुरा उठी थी। प्रियांशी को सिद्धार्थ से मुस्कुराकर बातें करते देखकर वहीं से थोड़ी दूर पर खड़ी रिया जल भुन गई थी। उसे न जाने क्यों प्रियांशी का सिद्धार्थ से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ भाई, इन लड़कियों से ही बात करते रहोगे या ऊपर चलकर पिताजी को भी देखोगे? सिद्धार्थ को प्रियांशी से मुस्कुराकर बात करते देखकर गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ भी प्रियांशी से 1 मिनट का बोलकर वहां से ऊपर की ओर चला गया था। इधर सिद्धार्थ वहां से ऊपर की ओर गया कि ठीक उसी वक्त वहां पर अमन, करणवीर और सुकृति ने एंटर किया। रिया को सेफ देखकर अमन और करणवीर के जान में जान आ गई थी, लेकिन सुकृति की आंखें अभी भी सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। वो रिया के पास एक पल भी नहीं रुकी और वहां से सीधे उस ओर चली गई जहां पर महेश एडमिट थे। वहां जाकर उसने जब रूम के अंदर झांका तो सिद्धार्थ को सही सलामत देखकर उसकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। निर्मला से बातें कर रहे सिद्धार्थ की नजर दरवाजे पर खड़ी सुकृति के ऊपर पड़ी तो वो बाहर निकल कर आ गया था और सुकृति की ओर देखते हुए बोला, आप कब आई यहाँ? सुकृति को देखकर सिद्धार्थ के दिल की धड़कन यूं ही बढ़ जाया करती थी, लेकिन आज न जाने क्यों सुकृति को भी सिद्धार्थ वाला एहसास हो रहा था। वो सिद्धार्थ को देखकर बार बार अपनी नजरें चुरा रही थी। तुमने ही मारा ना इन लोगों को? सुकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। आप बताओ, किसने मारा होगा? सिद्धार्थ शेखी बघारते हुए बोला। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तब तक रिया और अमन भी ऊपर आ गए थे। करणवीर को जरूरी कॉल आने के बाद वो नीचे से ही बाहर चला गया था। सुकृति को वहां देखकर रिया थोड़ी सी ठिठक गई थी। एक लड़की जो बार बार सिद्धार्थ से मिलने आ रही थी, वो अब रिया की नजरों में चुभने लगी थी। एक तो सिद्धार्थ उसके बिजनेस का सबसे महंगा असेट था और उसके बाद अब वो सिद्धार्थ के प्रेम में भी पड़ चुकी थी। सिद्धार्थ ने जिस हिसाब से उन आतंकियों को धूल चटाई थी, उसने रिया के दिल को जीत लिया था। और अगर एक लड़की किसी लड़के के प्रेम में पड़ी रहती है तो उसे हर उस लड़की से जलन होने लगती है जो उसके प्रेमी के आसपास भी भटकती है। रिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सिद्धार्थ से एक हनी सकल का प्लांट खरीदने का शुरू हुआ सिलसिला अब मोहब्बत तक पहुंच चुका था। तुम ठीक हो सिद्धार्थ? रिया ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हाँ जी मैडम, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर गुल्लू की ओर देखकर बोला, जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर गुल्लू की आंखें भर आई थी। और महेश अंकल कैसे हैं? रिया ने महेश के बारे में सवाल किया। वो भी ठीक है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में तो आपने देखा ही कि क्या हो गया था। सिद्धार्थ ने रिया को जवाब दिया।
उसका जवाब सुनकर रिया चुप हो गई थी। वो सिद्धार्थ से और ढेर सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन ना तो वहां की सिचुएशन गवाही दे रही थी और ना ही रिया का ओहदा। सिद्धार्थ उसके होटल और उसकी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला एक मामूली सा किसान था। उसके साथ रिया का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन इश्क न कभी भविष्य देखता है और ना ही अतीत। वो बस प्रेजेंट देखता है। रिया को इस वक्त सिद्धार्थ से प्यार था और वही उसका प्रेजेंट था। रिया सिद्धार्थ से बात करते वक्त बार बार सुकृति की ओर देख रही थी और सुकृति उसके इस तरह से देखने पर असहज हो रही थी। तुम्हें वो पैसे मिल गए थे जो मैंने तुम्हारे लिए भिजवाए थे? जैसे ही रिया ने पैसों की बात की कि सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने चाटा मार दिया हो। उन आतंकियों से लड़ने और हॉस्पिटल को बचाने की जद्दोजहद में सिद्धार्थ पैसों के बारे में भूल ही गया था। 1 मिनट मैडम, कहकर सिद्धार्थ अंदर चला गया था और अंदर जाने के बाद उसने अपनी माँ से पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने सिरे से मना कर दिया था। अंदर सिद्धार्थ अपनी माँ निर्मला से पैसों के बारे में बात कर रहा था और बाहर से रिया, अमन और सुकृति तीनों उसे देख रहे थे। उसके चेहरे का उड़ा रंग देखकर वो समझ चुके थे कि कुछ बहुत भारी गड़बड़ हो चुकी है। सिद्धार्थ मुंह लटकाकर जब बाहर निकला तो रिया ने सवाल किया, क्या हुआ सिद्धार्थ? वो भी थोड़ा सा घबरा गई थी। पैसे गायब हो गए हैं। सिद्धार्थ एकदम से रुआंसा हो गया था। पैसे गायब होने की बात सुनकर रिया और अमन समेत सुकृति को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। कहाँ गायब हो गए? कैसे गायब हो गए? रिया ने जब चौंकते हुए सवाल किया तो सिद्धार्थ ने पता नहीं कहकर अपना सिर हिला दिया था। तुम्हारे चाचा नहीं दिखाई दे रहे हैं सिद्धार्थ, कहीं उन्होंने ही तो? सुकृति ने सवाल किया। सुकृति के इतना कहने पर सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ये बात जानकर उसको झटका लग गया था। वो चारों तरफ अपने चाचा को देखने लगा, लेकिन उसके चाचा उसे तब दिखाई देते जब वो वहां होते। वो तो महेश के इलाज के लिए मिले पैसों को लेकर वहां से चंपत हो चुके थे। रिया अभी इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी लोबो वहां आ गया और रिया से बोला, मैम डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, उन्हें माथुर सर को शिफ्ट करने के बारे में आपसे बातें करनी है। लोबो की बात सुनकर रिया सिद्धार्थ को 1 मिनट रुकने को बोलकर डॉक्टर से मिलने चली गई थी। क्योंकि हॉस्पिटल में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड पुलिस को पूरा हॉस्पिटल सर्च भी करना था, इसलिए वो मरीजों को वहां से अलग शिफ्ट कर रहे थे। रिया जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि जगत प्रसाद को यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जगत प्रसाद माथुर को जो सुविधाएं चाहिए थी वो ईटानगर के किसी और हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनकर रिया ने अमन को एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा और खुद फिर से सिद्धार्थ के पास उससे बात करने लगी थी। रिया को न जाने क्यों सुकृति से जलन हो रही थी। दोपहर हो चुकी थी। अमन ने आकर रिया को बता दिया था कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो चुकी है। रिया अमन और लोगों के साथ जगत प्रसाद माथुर को हॉस्पिटल से लेकर निकल चुकी थी। सिद्धार्थ सुकृति को हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास छोड़कर अपने चाचा के घर निकल गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। उसने उनके पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया और जब उससे सिद्धार्थ ने अपने चाचा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उनके बड़े भाई की कैंसर से मौत हो गई थी, तो वो लोग रात में ही निकल गए। अपने पिता के बारे में ऐसी बात सुनकर सिद्धार्थ का खून खौल गया था। एक तो उन्होंने इलाज वाले पैसों को चुरा लिया था, ऊपर से उन्होंने महेश को मार भी दिया था। और उनका घर? सिद्धार्थ ने सवाल किया। कैसा घर बेटा? जितने का घर नहीं है उससे ज्यादा तो कर्जा ले रखा है। शायद उनके भागने की एक वजह वो भी रही होगी, उसके चाचा के पड़ोसी ने जवाब दिया और फिर आगे बोला, तुम्हारा भी पैसा बाकी है क्या? नहीं, मैं बस उनसे मिलने आया था। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चल पड़ा था। पहली बार उसके चाचा ने जब चोरी की थी उस वक्त मासूम सिद्धार्थ को लगा था कि शायद किसी मजबूरी में आकर उसके चाचा ने चोरी की है, लेकिन आज उसे समझ में आ चुका था कि उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि वो चोरी और बेईमानी करके ही अपनी जिंदगी चला रहा था। एक तो अपने चाचा की असलियत पता चलने के बाद उसका दिल टूट चुका था। उसे अपने पिता को वहां से शिफ्ट भी कराना था। ऊपर से पैसों के गायब होने के बाद उसके सिर पर एक चिंता सवार हो चुकी थी कि वो अपने पिता का इलाज कैसे कराएगा। सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा सुकृति कुछ पुलिस वालों से बात कर रही थी। उसमें से एक पुलिस वाला वही था जो उस दिन कॉफी शॉप पर सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए आया था।
पुलिस वालों को देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि इन्हें सुकृति ने बुलाया होगा। आओ सिद्धार्थ, मैंने इनसे पैसे चोरी होने के बारे में बता दिया है। सुकृति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और उससे रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने साफ साफ मना कर दिया था। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये सिर्फ सिद्धार्थ जानता था। उसके मना करने के बाद वो पुलिस वाले वहां से चले गए थे और सिद्धार्थ अपनी माँ से बात करने उस कमरे में चला गया था और सुकृति वहीं खड़ी उसे देख रही थी। उसे सिद्धार्थ का ये बर्ताव एकदम से समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुमसे कहा था इस इंसान को यहाँ एक पल भी खड़ा ना होने दो, वरना ये हमें फिर से धोखा देगा, लेकिन तुम माने ही नहीं। निर्मला रोते हुए बोली, अब परेशान ना हो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, पिताजी के इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिद्धार्थ ने कहा और फिर बाहर आ गया था। बाहर आकर वो सुकृति से बोला, तुम भी पूरी रात से जाग रही हो, अब घर जाओ, हम शाम में मिलेंगे। उसके इतना कहने के बाद सुकृति बाय बोलकर चली गई थी। सिद्धार्थ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। जिन्होंने उसे हॉस्पिटल को बचाते देखा था वो सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए जा रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ को उन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस चिंता थी तो अपने पिताजी के इलाज की, जिसके लिए उसे पैसों की व्यवस्था करनी थी। सिद्धार्थ के पिता महेश को दूसरे हॉस्पिटल ईटानगर केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके पास जो पैसे थे उतने जमा कराने के बाद उसके पिता का इलाज तो शुरू हो चुका था, लेकिन इतने पैसे पर्याप्त नहीं थे। उसे जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था करनी थी। काफी घूमने के बाद भी उसे मदद नहीं मिल रही थी। इधर सिद्धार्थ पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा था, उधर उसी शहर में अनजान जगह पर बने एक मार्शल आर्ट्स कैंप में उसके बारे में चर्चा चल रही थी। अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। इतना कहते हुए एक बूढ़ा आदमी उठा और अंदर की ओर चला गया था। आखिर कैसे कराएगा सिद्धार्थ अपने पिता का इलाज? और कौन था वो बूढ़ा आदमी जिसने कहा था सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।